हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल मैथ स्टार। पिछले वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे, उसके ला पढ़े थे और उसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे और उसको आपको याद भी करने के लिए कहे थे। वैसे आप लोगों में से किसी ने याद तो किया नहीं होगा, सब चले आए मुंह बना के वीडियो देखने के लिए। चलिए सर, खोलते हैं वीडियो, बेइज्जती करना शुरू कर दिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर से ही कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। वैसे हम किताब जो एक्सीलेंट बुक है उसका पूरा न्यूमेरिकल कराएंगे और हो सकता है कि एक्सीलेंट बुक का न्यूमेरिकल पूरा कराने के बाद एससी वर्मा की एक बुक आती है सीबीएसई बोर्ड की, उसका भी न्यूमेरिकल कराएंगे। लेकिन पहले हम लोग हिंदी मीडियम से चले हैं अगर, तो हिंदी मीडियम का न्यूमेरिकल पूरा कर देंगे, तभी हम सीबीएसई बोर्ड में चलेंगे। तो और इसी वीडियो में हम बड़े बड़े खगोलीय पिंड जैसे धरती मम्मी, पृथ्वी मम्मी, सूरज दादा, चंदा मामा, वीनस काकी, सॉरी वीनस मामी है क्या, अच्छा ठीक, इन सब का आकार और पृथ्वी से इन ग्रहों और उपग्रहों तक की दूरी मापना सीखेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, ये एक्सीलेंट बुक का न्यूमेरिकल है। वैसे हम एससी वर्मा की बुक ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा हार्ड पड़ जाएगी। इसी अगले नेक्स्ट ईयर में हम आईआईटी को पढ़ाएंगे, तो उसमें हम एससी वर्मा का ज्यादा न्यूमेरिकल लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 7.8 मीटर, 12.85 मीटर और 0.142 मीटर का योग उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात कीजिए। बस जोड़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा कह दिया सार्थक अंक, तो यहाँ थोड़ा सा पॉइंट है, बहुत ही हलवा सा सवाल है, इजी सा। तो इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे इसको लिख लें, तो क्या हो जाएगा 7.8 और 12.85 और 0.142, इन सब को ऐड कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2, 9, 8, 8, 16, 17 और 10 और ये क्या हो जाएगा 2। तो आंसर कितना हो गया 20.792 मीटर। अब आगे हम लोग क्या कह दिया, उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात कीजिए। जो इसका मान है उसको उचित सार्थक अंक तक ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं इसको। तो अब ध्यान दीजिए, आप किसको ऐड किए हैं, इसको, इसको और इसको। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि पॉइंट के बाद सबसे कम अंक किसमें है। तो देख रहा है आपको 7.8 में, तो 7.8 में पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, एक अंक। तो यहाँ जो आंसर है उसमें पॉइंट के बाद एक ही अंक आना चाहिए। ठीक, फिर से सुनिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा तीनों में कौन सा अंक है जिसमें दशमलव बाद सबसे कम अंक है। तो आपको दिख रहा है 7.8। 7.8 में पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, एक। तो आंसर में पॉइंट के बाद कितने अंक होना चाहिए, एक। अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे 20 पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, आगे देखिए, अगर आगे कई संख्याएं हो या आगे कुछ भी संख्या हो, तो आप यहाँ पे जो पॉइंट के बाद संख्या, पहली संख्या, उसमें एक बढ़ा दीजिए। ये हो जाएगा 20.8 मीटर। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो समझ में आ गया होगा इस ऐसा कौन सा अंक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर है 7.8। और 7.8 में पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, एक। तो आंसर में पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, एक। ठीक, एक अंक होना चाहिए, संख्या नहीं होनी चाहिए। और संख्या एक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब हम लेते हैं अगला न्यूमेरिकल अपना, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल है 17.15 में 5.3946, यहाँ पे किलोग्राम ले लेते हैं, मात्रक ले लेते हैं, को घटाइए। क्या सर, आप भी कक्षा 11 का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, जोड़ और घटाना पढ़ा रहे हैं। चलिए मेरे लिए
वैसे थोड़ा सीखना है आपको। तो अगर आपको आ रहा हो तो वीडियो को भगा दीजिए, क्या करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 17.15 और 5.3946 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको तो आता ही होगा आपको। तो 10 में 4 जाए 6 से 4, यहाँ पे 5 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 4 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 14 में 9 गए तो 5 और फिर कितना बचेगा 7 फिर 1 1 तो 11.754 7.7554 इतना आया। अब देखिए फिर वही बात कि ये तो केवल 0 इसको उठाने के लिए लिखे थे, लेकिन शुरू में क्या देख रहे हो आप कि 17 के बाद केवल 2 अंक हैं। तो दशमलव ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद कम अंक हैं? तो क्या है 17.15। कितने हैं 17.15 में? पॉइंट के बाद 2, तो इसमें भी पॉइंट बाद कितने अंक होने चाहिए? केवल 2। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 11.76 क्या किलोग्राम। दैट इज योर आंसर। ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। थोड़ा इसको अलग से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे सर क्या लगा रहे हैं। 11.76 किलोग्राम। थोड़ा देखिए सही है कि नहीं सही है। 4 5 5 और 7, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे धरती मम्मी के पास। तो अब हम देखेंगे कि हम बड़ी बड़ी दूरियों को कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला जो मेथड है, और इसमें 2 मेथड होते ही हैं। तीसरा मेथड तो बड़े बड़े खगोलीय पिंडों का आकार मापने के लिए है, जिसका नाम है कोड़ी विधि, एंगुलर मेथड। अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसी वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला जो मेथड है, जैसे हम लोग धरती में ही कोई दूरी मेजरमेंट करें तो उसके लिए, तो पहला क्या है प्रतिध्वनि अथवा परावर्तन विधि, एचओ मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। एचओ मीन्स क्या होता है प्रतिध्वनि, और रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कहाँ पे? वैक्यूम में, ठीक। और एयर में उसकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है, वैक्यूम की अपेक्षा बहुत कम, थोड़ा सा कम हो जाती है। लगभग हम वैक्यूम ले सकते हैं। अब इसमें करते क्या है, जैसे मान लीजिए आपको जहां पे आप हैं वहां से कुछ दूरी पर पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक, चाहे बहुत बड़ी चट्टान है, तो वहां तक की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस मान लीजिए ये पहाड़ है। सर पहाड़ घूमने की बार नहीं जा पाए गर्मी की छुट्टी में, नहीं नैनीताल जाते, मैहर जाते और वगैरह वगैरह जाते घूमने के लिए, क्यों? चलिए अभी कोरोना सबको अंदर कर दिया है कि अंदर रहो, हम बाहर हैं। चलिए, तो ये मान लीजिए पहाड़ है। सर पहाड़ इतना बड़ा होता है तो डंडा है। चलिए मान लेते हैं भाई। तो ये पहाड़ है और यहां से मान लीजिए आप ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। अब ध्वनि ऐसे नहीं उत्पन्न होगी, आप बोल देंगे तो सैकड़ों किलोमीटर दूरी तय कर लेगी आपकी आवाज। ऐसा थोड़ी है। ऐसा कोई यंत्र लीजिए जिसमें कि आवाज ज्यादा निकले, और इस तरह की डीजे की जैसी आवाज हो तो दर पे ज्यादा सुनाई देगा। डीजे की आवाज जो होती है वह दर पे ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसकी जो आवाज होती है वह दब जाती है, मतलब उसकी आवाज ज्यादा रेंज नहीं कवर कर पाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें एक ऐसा यंत्र लेना है जिसकी जो रेंज हो बहुत ज्यादा हो, मतलब घनघनाहट बहुत कम हो, लेकिन वो उसकी डिस्टेंस कवर करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो। तो उस यंत्र द्वारा हम ध्वनि उत्पन्न करेंगे, और ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो ध्वनि ऐसे चलेगी और यहां से ऐसे जाएगी सीधी, खजा टकरा गई। अब जब टकराएगी तो वापस टकरा के फिर आएगी। हम मान लेते हैं कि यहाँ से जहां से आप यंत्र से ध्वनि निकाल रहे हैं वहां से यहां तक दूरी कितनी है एस, ठीक। यहां से यहां तक दूरी कितनी है एस, पहाड़ तक की दूरी कितनी है एस।
और जो आवाज है उसकी स्पीड हम मान लेते हैं v है। कितनी है? v। आवाज की स्पीड जो है वो कितनी मान लिए? v स्पीड है। अब अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, तो जो भी माध्यम रहे उसको उसी में प्रकाश की चाल ले लेंगे। तो यहाँ से ध्वनि की स्पीड हम मान लिए v और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? s। और हम मान लिए कि यहाँ से ध्वनि निकली, यहाँ गई और यहाँ से फिर आएगी ना, और आने और जाने में लगा समय कितना हम मान लेते हैं? t। टाइम कितना लगा? t। बस अब इसमें त्वरण तो है नहीं, तो आप लगा दिए डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ फार्मूला यूज होगा क्या? डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? v और टाइम कितना है? t। तो अब देखिए थोड़ा यहाँ पे कोपचे में ले लेते हैं। ये कोपचे में आ जाइए तुरंत। कोपचे में सूत्र लिखने जा रहा हूँ, फार्मूला। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक s, लेकिन एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो डिस्टेंस कितनी हुई? 2s। तो यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी 2s इज इक्वल v स्पीड, तो v इंटू टी। तो ये हो गया हम लोगों का फार्मूला। किस विधि का? परावर्तन विधि का। अगर इस तरह कोई सवाल मिलेगी कि प्रकाश की चाल इतनी है, पहाड़ की दूरी इतनी है, ध्वनि जहां ध्वनि निकल रही है वहां से पहाड़ तक की दूरी या चट्टान तक की दूरी इतनी है, टाइम बताओ, तो तुरंत खट से लगाएंगे, फट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा है वो है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट बाय लेजर मेथड। लेजर कभी देखे हो? नहीं देखे हो। वैसे हम लोग जब मेला देखने जाते थे पहले, तो वहां एक लेजर लाइट मिलती थी, वो भी काफी ठीक ही होती थी, एक प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे। और जो वैज्ञानिक लेजर यूज करते हैं बड़ी बड़ी दूरी में मेजरमेंट करने के लिए, तो बहुत अच्छी होती ही हैं। और केवल फंडा था कि हाँ लेजर लाइट है, तो उससे क्या होता था कि उससे लाल लाल लाइट निकलती थी और बहुत दूर तक जाती थी। हम लोग अपने घर से दूसरे गांव तक लाइट पहुंचा देते थे उस लाइट को रात में। ठीक है, तो उसी वही लेजर होता है। वैसे वो लेजर नहीं है जिससे कि आप चंद्रमा की दूरी नाप सकें और अन्य ग्रहों की दूरी नाप सकें, मेजरमेंट कर सकें, लेकिन फिर भी उसमें सामान्य लाइट की अपेक्षा ज्यादा दूर तक जाने की क्षमता रहती थी, जो मेले में मिलते थे लेजर। तो लेजर मेथड पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेजर जो होता है इसमें एक वर्णी प्रकाश होता है। एक वर्णी मतलब एक रंग का प्रकाश। आप जानते हैं क्लास 10th में आप पढ़ के आए हैं, अभी क्लास 10th में आप अभी पढ़ के आए हैं, और वहां पे आपको क्या बताया गया था कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। वैसे 7 से भी अधिक रंग होते हैं, लेकिन वहां पे 7 रंगों की पहचान की गई। सूर्य सनलाइट में 7 रंगों की पहचान की गई है। तो सूर्य में कितने रंग होते हैं? 7, लेकिन लेजर लाइट में कितने रंग होते हैं? 1। ठीक, उसको भी आगे हम लोग बताएंगे, हो सकता है क्लास 12th में पढ़ें, 11th में जो है उसको पढ़िए भी, ध्यान दीजिए कि एक वर्णी प्रकाश क्यों लिया आता है। क्लास 12th में है, उसमें वेव एक चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। उसमें हम पढ़ेंगे कि मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी प्रकाश लेजर लाइट में क्यों लिया जाता है, या लेजर लाइट एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। एक वर्णी मतलब उसमें एक ही रंग हो, और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसको हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो लेजर लाइट में एक दैशिक मतलब इसका प्रकाश एक ही दिशा में जाता है सीधा। ठीक है, मतलब बहुत तेज इसकी स्पीड होती है, और ये इसकी डिस्टेंस कवर करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसकी एनर्जी जो इसमें लाइट निकलती है, लाइट एनर्जी, इसकी लाइट एनर्जी बहुत जल्दी लॉस नहीं रहती, कुछ दूर जाए फिर लॉस हो जाए। तो इसमें एक दैशिक होता है, एक रंग का प्रकाश इसमें होता है। ठीक है, और या बिना विचलन के एक सीधी रेखा में अधिक दूरी तय कर सकता है। बिना विचलन के। विचलन मतलब क्या होता है? अरे क्लास 10 में पढ़े हो यार,
भूल गया सर, इतना दिन हो गया, कितना 2 महीना। ऐसे कुछ बच्चों को याद भी होगा, हम तो याद है, हमको क्यों कह रहे हैं, कमेंट तुरंत करेंगे। चलिए, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो विचलन में आप क्या देखते थे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाती है या उस अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को वही प्रकाश का विचलन कहते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग अपवर्तन भी बोलते थे, अपवर्तन वैसे आप जानते हैं, तो वही अपवर्तन। तो लेजर में जो लेजर से जो लाइट निकलती है, जो लेजर लाइट होती है, वह बिना विचलित हुए अधिक दूरी तय कर सकती है। ठीक, और अब आगे ध्यान दीजिए, फिर यही फार्मूला इसमें भी निकल कर आएगा। इसमें मेन फिर क्या था, इसमें मेन यही था कि लेजर लाइट के बारे में बताना कि भैया इसकी स्पीड ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड बहुत, यह बिना विचलित हुए। वैसे लाइट सभी लाइट की स्पीड लगभग एक ही जैसे होती है, माध्यम पे डिपेंड करता है, लेकिन लेजर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी एनर्जी जल्दी लॉस नहीं होती है, बहुत दूर तक जाती है लाइट, लेजर लाइट। तो इसलिए इसमें लेजर लाइट के बारे में बताना है विशेष करके। तो अब ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये है चंदा मामा है। सर ये तो धरती पे ही है, आप धरती पे खड़े हैं, चंदा मामा धरती पे है, चलो ठीक है भाई। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एस है। सेंटर ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस कितनी है, एस। लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट स्पीड कितनी होती है, सी। लाइट की स्पीड को सी से दिखाते हैं। और टाइम हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, और जाने से आने वाला समय कितना है, हम टाइम मान लेते हैं कितना है, टी। तो फिर वही फार्मूला, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब अगले ही पलों में फार्मूला प्राप्त होने वाला है, गिरने वाला है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस गया यस, आया यस, यस यस 2s। तो यहां भी क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल, स्पीड कितनी है, c, टाइम कितना लगा, t, तो क्या हो जाएगा, ct। ct कौन बजाएगा, ct कौन बजाएगा, सर आप बजाएंगे। चलिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ये इसका फार्मूला हो गया। तो इस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जब न्यूमेरिकल की बारी आएगी। तो अब देखते हैं हम लोग एंगुलर मेथड। एंगुलर मेथड में क्या देखेंगे, बड़े बड़े ग्रहों, बड़े बड़े पिंडों का आकार मापना। ठीक, एंगुलर मेथड, कोणीय विधि। तो कोणीय विधि में क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि 2 ग्रह लेना पड़ेगा। वैसे छोटा बड़ा ग्रह रहे तो ज्यादा ठीक रहे। 2 ग्रह मतलब कि 2 पिंड, चाहे ग्रह आप लीजिए, चाहे पिंड लीजिए, चाहे ग्रह उपग्रह लीजिए, मतलब कोणीय विधि से आप बड़ी बड़ी वस्तुओं का आकार मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं चंद्रमा ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए, ये चंद्रमा है, चंदा मामा, चंदा मामा दूर के, चलिए ये है चंदा मामा। और ये कौन है, ये है धरती मम्मी। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, धरती मम्मी का, और ये इसका सेंटर है चंदा मामा का। इनका सेंटर हम मान लेते हैं ओ है, और इसका सेंटर कितना है, ओ डैश। चलिए, अब इसका हम मान लेते हैं ये है, इसका क्या है बताइए, डायामीटर। क्या माने, पी मान लेते हैं, क्यों, पी क्यों। अब हम मान लेते हैं कि इसका जो ये है व्यास, ये पृथ्वी के किसी बिंदु से हम मान लेते हैं ये बिंदु, चलिए ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट। चलिए,
अब ये जो व्यास के सिरे हैं इसके P और Q, ये इससे कितना एंगल बनाते हैं, कितना एंगल, कितना एंगल, कितना एंगल, कितना एंगल, कितना एंगल, हम मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता है। पहले इसके बारे में कुछ लिख देते हैं कोणीय विधि के बारे में, नहीं तो आप कहेंगे सर तुम इतने स्मार्ट नहीं है कि हम सब लिख लेंगे, आप केवल मेन बता देंगे, बस आप बता के चल दीजिए, बस हम लोग मरे इसमें। चलिए लिख देते हैं। तो इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग खगोलीय पिंडों, बीच में लिख दे रहे हैं चंद्रमा और बृहस्पति, शुक्र, मंगल आदि का आकार मापने में, आकार मापने में किया जाता है, आकार मापने में किया जाता है। चलिए, तो आप ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा और आगे लिख दें क्या, आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या लिखेंगे, माना, ध्यान सुनिए, माना चंद्रमा के व्यास के सिरे P तथा Q हैं, और चंद्रमा का व्यास हम मान लेते हैं D है, ये ठीक। चंद्रमा के व्यास के सिरे पृथ्वी के किसी बिंदु पर थीटा कोण बनाते हैं, बस इतना ही लिखना है। फिर एक बार, माना चंद्रमा के व्यास के सिरे P तथा Q हैं तथा चंद्रमा के व्यास की लंबाई D है, चंद्रमा के व्यास के सिरे पृथ्वी के किसी बिंदु से थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे हम लोग, फिर क्या फालतू यहाँ टाइम वेस्ट करना है, तो बढ़िया मुझे फिर आगे नहीं। चलिए ठीक है, तो आप सुनिए, आप जानते हैं कि चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ऐसे, ऐसे, ठीक। तो ऐसे जाएगा, ध्यान सुनिए, क्या ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे 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 जाएगा ना, मतलब तो ऐसे दीर्घवृत्ताकार के रूप में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्ताकार आप दीर्घवृत्त में पढ़े हैं कैसे होता है, नहीं पढ़े इसीलिए मैं बताऊंगा आगे, लेकिन समझिए कि चपटा वृत्त, जैसा चपटा गोला होता है ना, उसी तरह चपटा वृत्त को दीर्घवृत्त कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। ये थोड़ा गड़बड़ बना है, ये दीर्घवृत्त, और जो वृत्त होता है एकदम गोल, तो ये अर्धवृत्त है। तो इस रूप में चंद्रमा इसके चारों, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब सुनिए, तो अब अगर ध्यान दें आप, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा लिए बस, ऐसे जाएगा। इसको मतलब इस फिगर को यहाँ वाले को हम यहाँ दिखा दिए हैं, ठीक। जो अभी ये ऐसे जाएगा उसको हम यहाँ दिखा दिए हैं। तो आर्क तो ये होना चाहिए ऐसे, इस तरह कहीं आर्क इसमें दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसका जो व्यास है, वैसे बहुत बड़ा पिंड तो है ही, तो और व्यास और आर्क में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होगा, ऐसे अंतर होगा लेकिन हम लोग लगभग में देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो इसका आर्क बनेगा, जो चक्कर लगाएगा दीर्घवृत्ताकार में, उसका आर्क हम मान लेते हैं, आर्क मतलब, अरे आर्क यही तो है। अगर मान लीजिए यहां से कोई पिंड ऐसे एंगल बना रहा है, तो ये इसका आर्क है, ये
तो इसी तरह आर्क होता है। तो आर्क तो इस तरह होता है, लेकिन यहाँ पे हम डी को मतलब व्यास को आर्क लगभग मान लेंगे। यहाँ पे ये एज्यूम करना है। देख लीजिए किताबें कितना सही बोल रही हैं मतलब लगभग पूरा करेक्ट नहीं दे रही हैं। ठीक, और अभी आप लोग को अगर उस तरह पढ़ाएं तो बहुत सॉल्व करना इसको बहुत मुश्किल, बहुत समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसके व्यास को ही इसका आर्क मान ले रहे हैं। चाप जिसे बोलते हैं, याद आ गया, चाप इसकी हिंदी होती है, तो चाप इसको हम मान ले रहे हैं। तो हो गया चाप। अब जो चंद्रमा है जब चक्कर लगाएगा तो इसको केंद्र मान के, इस बिंदु को केंद्र मान, पृथ्वी के इस बिंदु को कोण बना रहा है ना, तो इसको केंद्र मान के चारों ओर चक्कर लगाएगा ऐसे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की लगभग अगर वृत्त हम ले तो यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और त्रिज्या यहां पे हम मान ले रहे हैं एस है। क्या है, एस। ठीक, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। फिर सुनिए एक बार, वैसे तो इसका आर्क अगर ऐसे देखा जाए, ऐसा चक्कर लगाएगा तो लगभग ऐसे होगा आर्क इसका, लेकिन उसको सॉल्व करना उसको मान करके बहुत कठिन हो जाएगा। हमें कुछ नहीं, आपको थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, वो समझने में मुश्किल होगा। इसलिए उस आर्क को हम लगभग इसके व्यास के बराबर मान लिए और इसी बिंदु के चारों ओर से चक्कर लगाया चंद्रमा। तो इसलिए इस पॉइंट को हम मान लिए कि ये सेंटर है, पृथ्वी का सेंटर ये है, लेकिन चंद्रमा तो पूरी पृथ्वी चक्कर लगाता है ना ऐसे। तो इसलिए हम कोई भी पॉइंट, पृथ्वी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये पृथ्वी गोल है, ये तो आपको वृत्त लग रहा है बोर्ड में, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम केंद्र मान लिए, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो केंद्र हो गया और ये आर्क हो गया। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और ये कोण कितना बना रहा है, थीटा। कोण कितना बनाया, थीटा। तो अब हम क्या लगा देंगे फार्मूला, एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। बस यही समझना थोड़ा मुश्किल था, अब तुरंत हम लगा देंगे फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है, थीटा, आर कितना है, डी, और रेडियस कितना है, एस। ठीक, तो डी इज इक्वल क्या हो जाए बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत तुरंत तुरंत, एफ थीटा। एफ थीटा सनी थीटा, एफ थीटा सनी थीटा। तो डी इज इक्वल एफ थीटा। ये हो गया हम लोगों का एंगुलर मेथड। अब हम क्या निकाल सकते हैं इस विधि से, देखिए लगभग लगभग इसके यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी निकाल सकते हैं और चंद्रमा का व्यास निकाल सकते हैं और इसका क्या निकाल सकते हैं, एंगल की चंद्रमा पृथ्वी पर कितना कोण बना रहा है। ठीक, क्योंकि तीनों चीज में है डी एस थीटा। ठीक।